हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। मैं हूं आपकी होस्ट आशा फौजन। सभी को राम राम, नमस्ते, जय श्री श्याम। तो मैं लेके आ गई हूं आज आपके लिए एक और वीडियो। तो आज का वीडियो जो है वो थोड़ा डिफरेंट होने वाला है फ्रेंड्स। और जिनको क्वेरीज रहती है अभी एसएससी जीडी के थ्रू भर्ती होकर जा रहे हैं हमारे बहुत सारे फ्रेंड्स, भाई बहन, जो भी समझ लीजिए आप, जो आप मुझे समझते हैं। तो ठीक है, तो मैं उनके लिए एक वीडियो लेकर के आई हूँ। बहुत सारे लोगों के मन में जानने की उत्सुकता है कि मैम हम जल्दी से प्रमोशन कैसे ले सकते हैं डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम के थ्रू। तो जी हाँ, मैं उसी डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम के बारे में पूरी जानकारी लेकर के आ गई हूँ। कौन सा एग्ज़ाम दे करके आप जो है प्रमोशन पा सकते हैं। तो देखते हैं पूरा वीडियो, आज सारा कुछ बताने वाली हूँ डिटेल में। तो चलिए दोस्तों, बात करती हूँ आज मैं एलडीसी एग्ज़ाम के बारे में, जो कि सीआईएसएफ का डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम होता है। जितने भी मेरे भाई बहन एसएससी जीडी के थ्रू भर्ती होकर के आते हैं सीआईएसएफ में, ये एग्ज़ाम उनके लिए होता है जो चाहते हैं कि मुझे प्रमोशन मिले जल्दी से। बहुत लोग जल्दी से प्रमोशन पाना चाहते हैं, क्योंकि ये जो प्रोसीजर होता है, जब आप एसएससी जीडी के थ्रू कांस्टेबल में भर्ती होते हो तो उसके कुछ सालों बाद, दैट मीन्स कि 14-15 साल बाद आप हेड कांस्टेबल बनते हो। फिर एएसआई बनने में और भी टाइम लगता है, लेकिन ये जो मैं प्रोसीजर अभी बताने वाली हूँ आपको, इस पे डायरेक्ट आप एएसआई बन सकते हो। ये डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम होता है जिसका नाम होता है एलडीसीई। तो अभी जो मैंने आपके सामने लेटर खोल के रखा है फ्रेंड्स, ये देखिए आप, डायरेक्टरेट जनरल सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स की तरफ से ये लेटर जारी किया गया है फ्रेंड्स। ये देखो, आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। और एलडीसी, जैसा कि मैंने बताया, एलडीसी के लिए ये एग्ज़ाम होता है। तो ये पुराना नोटिफिकेशन है, आप अभी मत सोचिएगा ये पुराना है। तो ये एलडीसी के लिए निकला हुआ है। अब एलडीसी होता क्या है, इसके बारे में मैं आपको बता देती हूँ। एलडीसी होता है लिमिटेड डिपार्टमेंटल कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन। जी हाँ, इस एग्ज़ाम को करवाने का सिर्फ एक ही उद्देश्य होता है, जो सीआईएसएफ में रिक्त पद हैं उनको भरने के लिए ये वाला एग्ज़ाम कराया जाता है। ये इंटरनल एग्ज़ाम होता है, ठीक है। जो बंदे पहले से सीआईएसएफ में हैं, एसएससी जीडी के थ्रू भर्ती होकर के आए हैं, ये एग्ज़ाम वही लोग देते हैं। हेड कांस्टेबल भी दे सकते हैं, मिनिस्ट्रियल भी दे सकते हैं। तो ये एग्ज़ाम इन सभी लोगों के लिए करवाया जाता है। तो इस एग्ज़ाम के बारे में आज पूरी जानकारी बताऊंगी आपको। क्या एलिजिबिलिटी चाहिए, क्या एज की एलिजिबिलिटी चाहिए, कितनी एज, कितनी हाइट, क्या क्या आपको चाहिए, सारा कुछ आपको डिटेल में बताने वाली हूँ। तो पूरी वीडियो में बने रहिएगा फ्रेंड्स। करते हैं, ये यहाँ पर सेकंड पॉइंट लिखा हुआ है। मैं बताती हूँ आपको कि कौन कौन इस एग्ज़ाम को दे सकते हैं, कौन कौन इस फॉर्म को भरने के लिए एलिजिबल हैं। तो आप पूरा ध्यान से वीडियो देखिएगा। इंग्लिश में लिखा हुआ है, लेकिन मैं आपको पूरा हिंदी में ट्रांसलेट करके बताऊंगी, टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। तो ये देखिए आप, पहला पॉइंट लिखा हुआ है ओनली हेड कांस्टेबल, ठीक है। तो ओनली हेड कांस्टेबल जीडी ये लोग भर सकते हैं, ठीक है। कांस्टेबल जीडी, ठीक है, कांस्टेबल जीडी वाले भर सकते हैं। अब थर्ड पॉइंट आ गया, कांस्टेबल ट्रेडमैन, ट्रेडमैन भी भर सकते हैं जो कांस्टेबल में भर्ती होकर के आते हैं। हु हैव कंप्लीटेड 5 years रेगुलर सर्विसेज including the period of basic training in the grade or 5 years combined regular services as head constable GD, constable GD and constable tradesman, ठीक है। तो इन्होंने बोला है कि भाई जिसकी 5 साल सर्विस हो चुकी है, 5 साल सर्विस इन्होंने इंक्लूड किया है बेसिक ट्रेनिंग को। जब से आप ट्रेनिंग सेंटर के अंदर, जब से आप भर्ती हुए हो ट्रेनिंग सेंटर में, जिस डेट को एंटर किए हो, जब से आपकी ट्रेनिंग स्टार्ट हुई है, उस दिन से आपका ट्रेनिंग पीरियड काउंट होगा फ्रेंड्स। तो आपको 5 साल कंप्लीट होनी चाहिए आपकी सर्विस, रेगुलर सर्विस आपकी 5 years कंप्लीट होनी चाहिए भाई, तभी आप इस फॉर्म को भर सकते हैं, ठीक है। इतना क्लियर हो गया। अब बात करते हैं दूसरे पॉइंट के ऊपर। फ्रेंड्स, मैं बात कर रही थी, मैंने सेकंड पॉइंट तक आपको समझा दिया है। अब मैं बात करूंगी थर्ड पॉइंट के बारे में, जो कि है हाउ टू अप्लाई। जी हाँ, आप फॉर्म अप्लाई कैसे करेंगे, ये बहुत बड़ा सवाल है फ्रेंड्स। तो मैं आपको ये भी समझा देती हूँ। जो भी हमारे एलिजिबल कैंडिडेट्स हैं उनको क्या करना है, उनका क्या होता है कि जो आपका एम्प्लॉय कॉर्नर होता है ना, सीआईएसएफ की एक वेबसाइट होती है, वहाँ पे सभी का एम्प्लॉय कॉर्नर होता है। जब आप सीआईएसएफ में भर्ती हो जाएंगे, आप सभी को पता लग जाएगा कि आपको एम्प्लॉय कॉर्नर मिलेगा। तो जब ये एलडीसी एएसआई की भर्ती निकलती है, उसमें एक एक्स्ट्रा टैब ऐड हो जाता है। वही इस पॉइंट में बोला जा रहा है, द एलिजिबल departmental candidates are required to fill the application from on tab provided at individual employee corner on CISF website। ठीक है जी, मैंने आपको हिंदी में समझा दिया सरल करके। और उसके बाद आपको क्या करना है,
उसके बाद आपको हार्ड कॉपी निकाल लेनी है उस फॉर्म को फिल करने के बाद। और उसके बाद में फिर आपको जितनी भी आपकी इसमें पूरे फॉर्म में नीचे दिया हुआ है कि आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, सारे डॉक्यूमेंट आपको उस फॉर्म के साथ लगा करके जो आपका कंपनी ऑफिस है, जिस यूनिट में आप कार्यरत हैं, वहाँ पर आपको छोड़ना है। वहाँ पे जो आपके कमांडेंट होंगे या सीनियर कमांडेंट होंगे वो सारे जो आपके डॉक्यूमेंट वगैरह हैं उनको साइन वगैरह करेंगे, टेस्ट वगैरह करेंगे, हाँ भाई कि ये बंदा सही है और हाँ ये हमारे यहाँ कार्यरत है और इसका रिकॉर्ड सही है, वो सत्यापित कर देंगे उस चीज़ को। उसके बाद जो आपके डॉक्यूमेंट वगैरह हैं, जो फॉर्म आपने भरा है, वो फोर्स हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली को भेज दिया जाता है फ्रेंड्स। तो आपका फॉर्म अप्लाई हो गया। चलिए फ्रेंड्स, बात करते हैं हम लोग एलिजिबल क्राइटेरिया के बारे में। तो एलिजिबल क्राइटेरिया मैंने आपको ये फर्स्ट पॉइंट जो है पहले ही डिस्क्राइब कर दिया है। कैंडिडेट शुड हैव कंप्लीटेड 5 years ऑफ रेगुलर सर्विस इंक्लूडिंग बेसिक ट्रेनिंग इन द ग्रेड और 5 years कंबाइंड रेगुलर सर्विस एट हेड कांस्टेबल। ये मैंने आपको डिस्क्राइब कर दिया कि भाई 5 साल की आपकी सर्विस होनी चाहिए रेगुलर, इंक्लूडिंग योर बेसिक ट्रेनिंग। ओके, तो ये वाला पॉइंट आपको क्लियर है। अब बी पॉइंट पे बात करते हैं, अपर एज लिमिट। भाई अपर एज लिमिट क्या होनी चाहिए आपकी? तो अपर एज लिमिट होनी चाहिए, इन्होंने क्लियरली बताया है 35 years आपकी एज होनी चाहिए। ठीक है, तो ही शी मस्ट नॉट हैव बॉर्न अर्लियर, इन्होंने अपना बताया, ये पुराना नोटिफिकेशन है, मैंने आपको पहले ही बताया है। तो आप अपना कैलकुलेट कर लेना, आपकी एज 35 years से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। ठीक है, 35 years एज लिमिट है, अपर एज लिमिट। ठीक है, अब बात करते हैं भाई एज रिलैक्सेशन के बारे में। एज रिलैक्सेशन किसको मिलता है? एज रिलैक्सेशन मिलता है भाई SC ST कैंडिडेट्स को। जी हाँ, एज रिलैक्सेशन यहाँ पे दे रहा है कितना? 5 years का। किसको दे रहा है? SC ST कैंडिडेट्स को 5 years का एज रिलैक्सेशन है। दैट मीन्स 40 years तक वो ये फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट पॉइंट बता रहा है नो एज रिलैक्सेशन इज एप्लीकेबल फॉर OBC कैंडिडेट्स। OBC कैंडिडेट्स के लिए एज रिलैक्सेशन एप्लीकेबल नहीं है। ठीक है, अब हम लोग बात करेंगे नेक्स्ट पॉइंट के बारे में फ्रेंड्स, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन। ठीक है, तो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के बारे में बात कर लेते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है इन्होंने ग्रेजुएशन फ्रॉम एनी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। आपका ग्रेजुएशन होना चाहिए भाई, ग्रेजुएशन के बिना आप ASI LDC के लिए एलिजिबल नहीं है, तो ये आपको ग्रेजुएशन होना ज़रूरी है। ठीक है, तो चलिए फ्रेंड्स बात करते हैं हम D पॉइंट के बारे में। C पॉइंट तक मैंने आपको ऑलरेडी समझा दिया है। ठीक है, आपकी क्वालिफिकेशन के बारे में मैंने समझा दिया है। तो बात करते हैं हम D पॉइंट के बारे में। तो D पॉइंट क्या है फ्रेंड्स? द कैंडिडेट, क्या लिखा हुआ है? द कैंडिडेट मस्ट हैव गुड ACR। यस, हाँ, गुड आपका ACR होना चाहिए इन 5 years में जो आपकी जॉब है, इनमें ACR जो है आपका वेरी गुड होना चाहिए फ्रेंड्स। ठीक है, 5 साल में आपको एक भी बार पनिशमेंट नहीं मिला हुआ होना चाहिए। अब अगर आपको अंडर रूल 37 या 36 के तहत कोई पनिशमेंट आपको मिला है तो फिर आप इस एग्ज़ाम के लिए एलिजिबल नहीं रहेंगे, साफ साफ लिखा हुआ है इसमें। ठीक है, तो आप इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा फ्रेंड्स। जो लोग पाना चाहते हैं जल्दी से प्रमोशन, ASI का एग्ज़ाम देना चाहते हैं, तो अपना ACR वेरी गुड रखिएगा। दूसरा, आप पनिशमेंट से बचिएगा, कोई भी पनिशमेंट आपका होना नहीं चाहिए आपकी 5 साल की जॉब के दौरान। ठीक है, तो आप, आई होप आपको ये वाला जो डाउट है वो क्लियर हो गया होगा फ्रेंड्स। तो बात कर लेते हैं हम नेक्स्ट पॉइंट के बारे में, जो कि है हमारा E पॉइंट। E पॉइंट क्या है? फिजिकल स्टैंडर्ड। हाँ जी, तो फिजिकल स्टैंडर्ड के बारे में बात करते हैं फ्रेंड्स। फिजिकल स्टैंडर्ड क्या है इसके बारे में भी बात करती हूँ। तो पहले हम बात कर लेते हैं मेल के बारे में। तो A पॉइंट जो है वो मेल के बारे में ही है फ्रेंड्स, तो पूरा ध्यान से देखिए। अब ये देखिए आपको मेल का दिख रहा है, तो मेल की हाइट के बारे में पहला पॉइंट दिया हुआ है। मेल की जो हाइट है वो क्या होनी चाहिए? फॉर कैंडिडेट्स बिलोंगिंग टू जनरल और अदर बैकवर्ड क्लासेस और शेड्यूल कास्ट। ठीक है, तो उनकी हाइट कितनी होनी चाहिए? 170 सेंटीमीटर्स होनी चाहिए। ठीक है जी, अब B पॉइंट के बारे में बात करते हैं फ्रेंड्स, रिलैक्सेशन। रिलैक्सेशन किसको मिलेगा? कैंडिडेट्स फॉलिंग इन द कैटेगरीज ऑफ गढ़वालीज, कुमाऊनीज, डोगराज, मराठाज एंड कैंडिडेट्स बिलोंगिंग टू द स्टेट यूटीज ऑफ सिक्किम, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश,
त्रिपुरा, मिजोरम, मणिपुर, मेघालय, असम, हिमाचल प्रदेश, जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख। हाँ जी, तो ये इन लोगों को कितनी हाइट चाहिए होगी? 165 सेंटीमीटर। यहाँ पे 5 सेंटीमीटर हाइट इनको कम चाहिए, तो यहाँ पे इनको रिलैक्सेशन मिल गया हाइट के अंदर। ठीक है, अब बात करते हैं सी पॉइंट के बारे में। 4 कैंडिडेट्स बिलोंगिंग टू शेड्यूल्ड ट्राइब्स कैटेगरीज, तो उनको एसटी वालों को यहाँ पे अलग से रिलैक्सेशन दिया गया है फ्रेंड्स। इनको हाइट चाहिए 162.5 सेंटीमीटर। अब बात करते हैं डी पॉइंट के बारे में। 4 कैंडिडेट्स बिलोंगिंग टू गोरखाज एंड शेड्यूल्ड ट्राइब्स ऑफ नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट, इनको तो 157 सेंटीमीटर ही चाहिए फ्रेंड्स। तो मैंने यहाँ तक आपको समझा दिया है, मेल की हाइट के बारे में डिस्क्राइब किया है। अभी नेक्स्ट पॉइंट के बारे में बात करते हैं। बी पॉइंट के बारे में। तो बी पॉइंट क्या है? हाइट किसके लिए? फीमेल्स के लिए। यहाँ पे फीमेल के बारे में बात हो रही है और फीमेल की हाइट के बारे में बात हो रही है। तो ए पॉइंट पढ़ते हैं। 4 कैंडिडेट्स बिलोंगिंग टू जनरल और अदर बैकवर्ड कास्ट क्लास और शेड्यूल कास्ट। ठीक है, तो यहाँ पे कह रहा है जनरल, ओबीसी और एससी वालों के लिए कितनी चाहिए? 150 सेंटीमीटर। ठीक है जी। और जो बी पॉइंट है उसके बारे में भी बात करते हैं। बी पॉइंट है हमारा रिलैक्सेशन। हाँ जी, तो रिलैक्सेशन के बारे में बात हो रही है। कैंडिडेट्स फॉलिंग इन द कैटेगरीज ऑफ गढ़वालीज, ये भी यहाँ पे सेम ही है, जो मैंने ऊपर बॉयज़ वाला परफॉर्मा पढ़ा है वही सेम है। यहाँ पे भी सेम, लड़कियों को भी सेम रिलैक्सेशन दिया गया है। और यहाँ की जो लड़कियाँ होती हैं इनको 155 सेंटीमीटर हाइट की ज़रूरत है। आप पढ़ लीजिएगा मेरी प्यारी सी बहनों, आप पढ़ लीजिएगा किस किस को एज रिलैक्सेशन मिल रहा है। ठीक है, तो आई होप आपको ये सारे डाउट क्लियर हो गए होंगे। फ्रेंड्स, मैंने आपको फॉर्म भरने के बारे में एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया और सारा कुछ बता दिया है। तो इसी के साथ मैं आपको फॉर्म भी शेयर कर रही हूँ। ये आपको स्क्रीन पे दिख रहा है फॉर्म। तो ये है फॉर्म, एप्लीकेशन फॉर्म फॉर रिक्रूटमेंट टू द पोस्ट ऑफ असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर एग्जीक्यूटिव इन CISF थ्रू लिमिटेड डिपार्टमेंटल कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन 23। ये पहले का है, आपको न्यू मिलेगा तो आप वो देखिएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपकी रजिस्ट्रेशन आईडी आएगी और इधर साइड में आपके आ जाएगा ये आपको यहाँ पे कलर अपना फ़ोटो, रिसेंट फ़ोटो यहाँ पे चिपकाना है। उसके बाद यहाँ पे सारा कुछ आपको भर देनी है अपनी डिटेल भरने के बाद में आपको यहाँ पे आ जाना है लास्ट में सिग्नेचर ऑफ द कैंडिडेट। ठीक है फ्रेंड्स, तो आज मैंने आपको कुछ डिफरेंट वीडियो बना के दिया है। आई होप आपको पसंद आया होगा और आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना, शेयर करना। जो भी प्रमोशन लेना चाहते हैं जल्दी जल्दी अपने दोस्तों को जो ऑलरेडी हैं CISF में या शेयर कीजिएगा वीडियो। तो मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर फ्रेंड्स।